नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग राज्य की विधायिका के बारे में पूरे प्रावधान को क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखा था, जो कि भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका भी थी, जिसमें हम लोग राज्यपाल के बारे में पूरा प्रावधान देखा था और उसी में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद सहित सभी मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रावधान देखे थे और राज्य के महाधिवक्ता उसका प्रावधान हम लोगों ने देखा था राज्य की कार्यपालिका में। इसका लिंक हम इस वीडियो के साथ दे देंगे, आप उसे भी देखिए तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग राज्य की विधायिका के बारे में प्रावधान देखते हैं। ये भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक है और इसमें हम लोग विधानसभा और विधान परिषद जिन राज्यों में है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यपाल चूँकि कार्यपालिका का भी एक महत्वपूर्ण पिलर होता है और विधायिका का तो है ही है, लेकिन राज्यपाल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो इसमें नहीं पढ़ेंगे इसके प्रावधान को, लेकिन मुख्य प्रावधान जो जहाँ पर राज्यपाल अनिवार्य है वहाँ पर हम लोग देखेंगे। और विधान परिषद देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए इंट्रो में ही कि विधान परिषद अब 6 राज्यों में ही मात्र रह गया है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। जम्मू कश्मीर में जब से इसको राज्य का दर्जा दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से राज्य का दर्जा से हटा करके इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जब से दिया गया है तब से ये प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के विधान परिषद का प्रावधान वहाँ से जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद बचा हुआ है। तो हम लोग ये विधानसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चित्र आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चित्र है, यहीं पर सारे विधान बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से विधान बनते हैं राज्यों में। संसद का तो हमने देखा ही था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं कि अगर आपने संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका को अच्छी तरीके से समझ लिया है, मैं उसका लिंक यहाँ दे दूँगा, उन सारे वीडियोज़ को भी आप देखिए। जब तक उसे नहीं समझेंगे तब तक राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग संघ की विधायिका को ज़रूर समझ लीजिए। संघ की विधायिका की हूबहू सारे प्रावधान जो है राज्य की विधायिका में भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर अनुच्छेदों की हम बात करें तो लगभग सामान्यतः जो है मोस्टली जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी संघ में दिए गए अनुच्छेदों में आप लगभग 89 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ के प्रावधान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप एक देख लेते हैं कि जैसे संघ में 111 जो है राष्ट्रपति के विधेयक से संबंधित जो है उसके पावर्स के बारे में दिया गया है। अगर हम यहाँ राज्य में राज्यपाल की पावर्स विधेयक के बारे में देखें तो वो अनुच्छेद 200 में दिया गया है। तो 111 में 89 में जोड़ देंगे तो 200 प्राप्त हो जाएगा हमको। तो इसलिए आपको तभी आसान लगेगा राज्य की विधायिका और कार्यपालिका समझने में जब आप संघ की विधायिका और कार्यपालिका समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ सिलसिलेवार प्रश्न शुरू करते हैं। हम लोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। तो एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 168 के तहत। अनुच्छेद 168 में अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से, जहां पर विधान परिषद है, एवं अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर के बनेगा जो विधानसभा है। मतलब 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है उनको छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में जो विधानमंडल बनेगा वो राज्यपाल और विधानसभा इन दोनों के माध्यम से बनेगा। तो ये अनुच्छेद 168 में है। संघ में हम लोगों ने देखा था, अगर संघ का प्रावधान आप लोग देख लीजिए वीडियो के माध्यम से तो समझ जाएंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसे दिया गया है। देखिए विधान परिषद, हमने राज्यसभा देखा था, राज्यसभा की स्थापना और उन्मूलन वहाँ पर नहीं है। एक बार स्थापित हो गई राज्यसभा तो उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद इनको किसी राज्यों में स्थापित भी किया जा सकता है और इनका उन्मूलन भी किया जा सकता है या इन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। तो ये संसद करती है। ठीक है, संसद करती है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 169 के तहत संबंधित राज्य की विधानसभा ऐसा संकल्प
मतलब अगर कोई राज्य चाहती है कि हमारे यहाँ विधानसभा बननी चाहिए, विधान परिषद जो है उसका विधान परिषद आना चाहिए अस्तित्व में, तो वहाँ के राज्य की विधानसभा जो है ऐसा संकल्प पारित करेगी। अब किस तरीके से? कुल सदस्य संख्या के बहुमत, जो उसके कुल सदस्य हैं उसके एक सामान्य बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत सदन का चाहिए, से पारित कराकर और उसे संसद को भेजा जाएगा और संसद जो है सामान्य बहुमत से उसे पारित कर देगी, तो उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी। इसी प्रकार से विधान परिषद के उन्मूलन के लिए भी यही व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी संबंधित राज्य जो है विधान परिषद को ख़त्म करने के लिए विशेष बहुमत से जो है संकल्प को पारित करके फिर संसद के पास भेजेगी, तो संसद सामान्य बहुमत से उसे पारित करके और जो है वहाँ की विधान परिषद को ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से अंतर समझ लीजिए। राज्य जो है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और सामान्य बहुमत में 50% से एक अधिक जो है बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये समझ लेना आप। किसी राज्य की विधानसभा का गठन न्यूनतम कितने सदस्यों से होगी? तो न्यूनतम 60 सदस्यों से किसी राज्य की विधानसभा का गठन होगा, ठीक है। अनुच्छेद 170 में दिया गया है कि इसके तहत राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो निर्वाचन में मतदाता भाग लेते हैं जिनकी 21 वर्ष की आयु होती है कम से कम, तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अधिकतम 500 सदस्य जो है और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर के किसी भी विधानसभा का गठन होगा, ठीक है। न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, हो सकते हैं, और अगर किसी राज्य में अधिकतम होंगे तो 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 403 हैं, 403 निर्वाचित और एक सदस्य जो है राज्यपाल एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में अनुच्छेद 333 के तहत जो है, अगर उसे लगता है कि एंग्लो इंडियन सदस्य को जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं है विधानसभा में, तो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। जैसा कि हमने लोकसभा में देखा था 2 सदस्यों को राष्ट्रपति करता था मनोनीत, तो यहाँ राज्यपाल सिर्फ एक सदस्य को कर सकता है। तो अभी तक अधिकतम 500 किसी राज्य के पास जो है विधानसभा सीटें नहीं है, 403 तो हमारे उत्तर प्रदेश में है ही सबसे अधिक, लेकिन न्यूनतम 60 से भी कम है। ये किसमें? सिक्किम में 32 है, मिज़ोरम में 40 है, गोवा में 40 है, और तो ये 4 राज्य हो गए, और पुडुचेरी में 30 ही विधानसभा की सीटें हैं। तो इस तरीके से इनको आपको ध्यान रखना है। सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा और पुडुचेरी, इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो 60 न्यूनतम कोटा है, इससे भी कम है, तो ये इनके कुछ अपवाद हैं, बाकी 60 से कम नहीं होने चाहिए। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 75,000 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। हमने जो है लोकसभा में देखा था, वहाँ पर 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है कम से कम, लेकिन विधानसभा में जो एक सदस्य होता है, जो विधायक होता है, वो 75,000 जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब देखिए इसमें एक प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि जो राज्यों में सीटों का विभाजन किया गया है, तो क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है या जनसंख्या के आधार पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के आधार पर ना करके बल्कि जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो अभी जो जनगणना की गई है लास्ट 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों में भी जो सीटें हैं विधानसभा की, उनको निश्चित कर दिया गया है, और जो लोकसभा में सीटें हैं लोकसभा की, उनको भी निश्चित कर दिया गया 1971 की जनगणना के आधार पर। और इसे जो है 2026 तक यथावत इतनी ही मानी जाएगी, क्योंकि 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये जो है प्रस्तावित कर दिया गया कि अब इस संख्या को 2026 तक तब यथावत रखा जाएगा। इसके बाद जो जनगणना आएगी उसमें इसे बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक। तो ये विधानमंडल के लिए भी है और संसद के लिए भी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन विधानसभा सदस्यों के लिए निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष, यानी विधायक बनने के लिए आयु 25 वर्ष, सांसद बनने के लिए आयु 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 132 के तहत। किसमें? विधानसभा में,
ठीक है। और हम लोगों ने लोकसभा में भी देखा था अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC/ST का रिजर्वेशन किया गया है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोज़ को देखिए। तो और इसका प्रावधान किया गया था जो 10 वर्ष तक के लिए था, लेकिन ये 10 वर्ष कई साल से पूरा होता चला रहा है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से अब तक 70 वर्ष हो गए थे। 2020 में ख़त्म होना था इसे, लेकिन ख़त्म होने से पहले 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा फिर इसे अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 2030 तक रहेगा। यानी कि अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि आरक्षण का प्रावधान जो किया गया था विधानसभा और लोकसभा में SC और ST के लिए, तो उसे अब कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 80 वर्षों के लिए मैक्सिमम बढ़ा दिया गया है, जो हर 10 वर्ष के जो है निरंतर अंतराल पर बढ़ाते चले गए हैं संशोधन करके। तो 104वां संविधान संशोधन जो अभी लेटेस्ट संशोधन है, ये आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं कहीं, तो ये 104वां संविधान संशोधन सबसे लेटेस्ट संशोधन इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रावधान देख लेते हैं आयु संबंधी। ये जो है मैंने सारे इकट्ठे किए हैं कि किस चीज़ के लिए कितनी आयु मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु किसके लिए कितनी होनी चाहिए। तो सभी प्रकार के मतदाता की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और पंचायत सदस्यों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत सदस्य जो ग्राम प्रधान वगैरह के या फिर जो इसके नगर पालिका पंचायत के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु लगभग मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा सदस्यों के लिए 25 वर्ष, लोकसभा सदस्यों के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए भी 30 वर्ष, और राज्यपाल 35, उपराष्ट्रपति 35 और राष्ट्रपति 35। तो ये तो न्यूनतम आयु हो गई इनके सबके। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कुछ लोगों के अधिकतम आयु भी दिए गए हैं, लेकिन उनका न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में जो है अधिकतम आयु तो दिया गया है, लेकिन उनकी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी अधिकतम आयु 62 वर्ष है, और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष दी गई है रिटायरमेंट की। और CAG जो है हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो भारत का है, उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष है या फिर 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसी समय CAG जो है अपने कार्यकाल से उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर महान्यायवादी और महाधिवक्ता, महान्यायवादी जो कि संघ के लिए है, केंद्र के लिए है, और महाधिवक्ता राज्यों के लिए है, तो इसके जो है पदावधि निश्चित नहीं की गई है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कभी भी जो है इसको राष्ट्रपति इसके पद से हटा सकता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये 65 वर्ष तक ही पद धारण करेगा या 5 वर्ष के लिए ही पद धारण करेंगे। कौन? महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक, आपातकाल की उद्घोषणा का विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपातकाल की उद्घोषणा का विधानसभा पर जो है पहला है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत है। विधानसभा भंग हो जाएगी, ये भी गलत है। विधानसभा स्वयं अपना कार्यकाल बढ़ा लेगी, ये भी गलत है। संसद जो है विधि द्वारा, संसद विधि बना करके विधानसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। संसद नियम बना करके मतलब उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है, 6 महीने के लिए भी बढ़ा सकती है, 7 महीने के लिए भी बढ़ा सकती है, लेकिन 1 साल से अधिक नहीं बढ़ा सकती एक बार में। मान ले आपातकाल ज़्यादा लंबा चला तो 1 साल के लिए पहली बार बढ़ा दिया, फिर दोबारा फिर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो 1 साल के लिए फिर बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और ये किसमें प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। ठीक है, इसका जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऐसे ही विधानसभा का भी। परंतु CM यानी कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग भी किया जा सकता है समय से पहले। साथ ही आपातकाल यानी 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई है तो संसद एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है। परंतु उद्घोषणा की समाप्ति पर, अगर उद्घोषणा समाप्त हो गई तो ये 6 माह से अधिक नहीं होगी, 6 माह से पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक, विधानसभा तथा राज्यपाल के मध्य संवाद की कड़ी कौन होता है? तो इनके मध्य संवाद की कड़ी होता है अध्यक्ष। जैसा कि हम लोग लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी देखा था, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऐसे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के समान ही विधानसभा अध्यक्ष के भी सभी कार्य होते हैं। ठीक, अध्यक्ष ही सदन की सभी गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराता है। ठीक, बाईकेमरल स्टेट किसे कहा जाता है? बाईकेमरल स्टेट, देखिए एक नया शब्द आ गया, बाईकेमरल स्टेट। बाईकेमरल स्टेट मतलब होता है द्विसदनीय विधानमंडल।
यानी कि विधान परिषद और विधानसभा, इसको क्या कहेंगे, बाईकेमरल स्टेट कहेंगे, या फिर लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ जहाँ पर जो है, अब जैसे उत्तर प्रदेश है तो एक ऐसा स्टेट है बाईकेमरल स्टेट है, यानी भारत में 6 ऐसे स्टेट हैं जो बाईकेमरल स्टेट हैं, और जहाँ पर केवल विधानसभा का प्रावधान है वो बाईकेमरल नहीं है, वो यूनिकेमरल स्टेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में जो है आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में हमने बताया था कि 403 निर्वाचित सीटें हैं, जिसमें जो है 88 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। ये वही चीज़ यहाँ है, सर्वाधिक वो 80 कहना, 88 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और मात्र 1 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है। इसी प्रकार लोकसभा की 80 सीटों में, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं, 80, तो 80 सीटों में राज्य की सर्वाधिक 17 सीटें एससी के लिए यहाँ पर आरक्षित है। लेकिन यहाँ पर एसटी के लिए लोकसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन जो विधानसभा में है एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य देख रहे हैं, और एससी के लिए आरक्षित सीटें और एसटी के लिए आरक्षित सीटें किस राज्य में कितनी हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश में 403 सबसे अधिक है, ये सीरियल लगाने के लिए आ सकता है, इसको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश 403 सबसे अधिक, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर 294, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर 288, बिहार चौथे नंबर पर 243, तमिलनाडु 234। ठीक है, इसे याद रखना। और एससी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश में 88, फिर पश्चिम बंगाल में 59, फिर बिहार में 48, फिर तमिलनाडु में 43। और कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर जो है शेड्यूल कास्ट के लिए बराबर सीटें आरक्षित हैं? तो ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान में 34 सीटें आरक्षित हैं। इसी प्रकार से जो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 72 सीटें आरक्षित हैं, और मेघालय और नागालैंड में जो है 60 ही सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन उसमें 59 सीटें किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। सिर्फ 1 सीट ही जो है सामान्य है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, और दोनों में बराबर है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस राज्य में बराबर सीटें आरक्षित हैं, तो मेघालय और नागालैंड में ले। ठीक, लेकिन और सीटें भी बराबर हैं इनकी। और इधर मिजोरम में 40 सीटें हैं जिसमें से 39 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं जिसमें 39 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए, तो याद रखना। पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों में 5 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। अब देखिए, केंद्र शासित राज्यों में सिर्फ 2 ही राज्यों में विधानसभा है। पुदुचेरी, सबसे पहले पुदुचेरी में जो है विधानसभा बनाई गई थी, फिर उसके बाद में दिल्ली में बनाया गया। तो दिल्ली में 70 सीटें हैं और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, और 30 सीटों में 5 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो ये प्रावधान याद रखना। विधान परिषदों की संरचना गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 171 में किया गया है। ठीक, हमने 168 देख लिया अनुच्छेद, 169 देख लिया, 170 देख लिया, और 171 में क्या है, विधान परिषदों की संरचना या गठन है। यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। 169 में क्या है, विधान परिषद को स्थापित करने व समाप्त करने का प्रावधान है। और 168 में क्या था, 168 में था कि प्रत्येक राज्य में जो है एक विधानमंडल होगी। ठीक, और 169 में क्या है, विधान परिषद को स्थापित करने व समाप्त करने का प्रावधान। तो इसका प्रावधान किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, हमने देखा था। ठीक, और 170 में क्या दिया गया, विधानसभा की संरचना। सब कुछ बारी बारी से जो है बिल्कुल सीरियल वाइज से यहाँ दिया गया है। ऐसे संघ में हमने पढ़ा था केंद्र में कि लोकसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में है, राज्यसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में है, ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। तो इसमें राज्य की, अब इसमें क्या संरचना होगी, राज्य की विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 इससे अधिक जो है सीटें विधान परिषद के लिए नहीं होंगी। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 403 है, इसको 400 मान लेते हैं, तो 400 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो उतना जो है विधान परिषदों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मतलब उतनी सीटें विधान परिषद में होनी चाहिए, 1/3 से अधिक सीटें विधान परिषद के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु ये 40 से कम भी नहीं हो सकती। अब जैसे कुछ राज्य है, जैसे जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर में जो है संख्या कम थी, तो वहाँ पर जो है विधान परिषद में 40 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर शायद 36 सीटें थी, तो उसका अपवाद भी था, लेकिन अब वो वहाँ ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके अलावा कुल 4 प्रकार के निर्वाचक। अब देखिए विधान परिषद में जो है किस तरीके से सदस्य पहुंचते हैं। राज्यसभा में तो हमने देखा था किस तरीके से पहुंचते हैं, लेकिन विधानसभा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर 4 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का निर्माण किया जाता है।
ठीक, जो निर्वाचन से जाते हैं सदस्य और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन 4 निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं और उनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है। तो 4 कौन से निर्वाचक मंडल होते हैं? इसमें 1/3 सदस्य जो 1/3 सदस्य हैं कुल विधान परिषद में, 1/3 सदस्य किससे जाएंगे चुन करके? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जो उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में 1/3 सदस्य चुनकर जाएंगे और 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकायों द्वारा चुनकर जाएंगे। स्थानीय निकाय जैसे वहाँ की पंचायत हो गया, न्याय पंचायत, वो ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, तो ये सब स्थानीय निकाय हो गए। तो ये लोग चुनते हैं 1/3 सदस्य को। और 1/12 सदस्य जो शिक्षकों द्वारा जाते हैं, जो कि 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हो, लगातार कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन का कार्य कर रहे हो, लेकिन इसमें वे शिक्षक शामिल होंगे जो माध्यमिक स्तर तक हो, माध्यमिक स्तर से नीचे वाले शामिल नहीं होंगे। इसके ऊपर वाले यानी कि डिग्री कॉलेज वाले शिक्षक शामिल हो जाएंगे, माध्यमिक में पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल होंगे, लेकिन प्राइमरी के शिक्षक इसमें शामिल नहीं होंगे। तो 1/12 सदस्य ये चुनकर भेजेंगे और 1/12 सदस्य स्नातक चुनकर भेजेंगे, यानी जो ग्रेजुएट होंगे BA BSc और BCom वाले, वो भेजेंगे 1/12 सदस्य को। तो लेकिन कौन से ग्रेजुएट? जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हों, जिनको 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री मिल चुकी हो, वही इसमें 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करेंगे। लेकिन अभी तो 4 तो हो गए निर्वाचक मंडल और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा 5 विशेष क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। हमने देखा था राज्यसभा में 12 सीट मनोनीत होती थी राष्ट्रपति द्वारा, जो 4 विशेष क्षेत्रों से था। यहाँ पर जो है एक क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है। अभी इसमें हम बार बार नहीं बताएंगे, आप पिछले वीडियो को भी देख लीजिए। तो 5 विशेष क्षेत्र कौन से हैं वो वहाँ हमने बताया है। तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब इसमें विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होगी, यानी कि राज्यसभा की तरीके से इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। किस तरीके से? 169 के तहत एक संकल्प पारित करके जो है वहाँ की विधानसभा जब विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को भेजती है, तो संसद उसे सामान्य बहुमत से संकल्प को जो है पारित करके विधान परिषद को भंग कर सकती है। ठीक है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भैया जब उसको कभी भंग ही नहीं किया जा सकता है, तो इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। यानी इसका कार्यकाल, यानी विधान परिषद का कार्यकाल कह रहा है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये सही है, पहला और तीसरा सही, इसलिए बी वाला सही होगा। अब इसका कार्यकाल 6 वर्ष का ना होकर के बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो शब्दों पर बहुत ध्यान देना है, गौर करना है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, किन 2 राज्यों में विधान परिषद की सीटें बराबर हैं? अब वही प्रश्न आ गया, विधान परिषद की सीटें किन 2 राज्यों में बराबर हैं? तो ये बिहार और कर्नाटक में। हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। भाई 6 ही राज्य हैं, तो इनके याद कर लो। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे 78 सीटें हैं, और बिहार और कर्नाटक में 75 सीटें हैं, जो कि बराबर हैं। प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं। और आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 43 हैं। तो प्रश्न सबसे कम वाला आ जाएगा। सबसे कम सीटें कौन से राज्य में है विधान परिषद की? तो तेलंगाना में है, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और बराबर बिहार और कर्नाटक में है। विधानसभा अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति को हटाने का प्रावधान क्या है? किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है? तो सदन के सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको हटाया जा सकता है। यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित संकल्प। सामान्य बहुमत मतलब आधे से एक अधिक। अगर जैसे 400 सीटें हैं तो 201 जो है सदस्यों द्वारा पारित संकल्प से उनको हटाया जा सकता है। सदन के अध्यक्ष सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उनको देते हैं, और साधारण बहुमत से इसको पारित करके संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता यानी अयोग्यता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये किया गया अनुच्छेद 191 में। अनुच्छेद 90 में क्या है? विधानमंडल में स्थानों की रिक्तता संबंधी प्रावधान है। रिक्तता मतलब किस तरीके से विधानमंडल की सीटों को रिक्त किया जा सकता है, ये है। और 191 में विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, निर्भरता या अयोग्यता के बारे में 191 में दिया गया है। और 192 में है अयोग्यता का विनिश्चय राज्यपाल करेगा निर्वाचन आयोग की परामर्श से।
परंतु अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रश्न पर विनिश्चय अध्यक्ष या सभापति करेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा था, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसलिए संघ की विधायिका अवश्य देख लीजिए, केंद्र सरकार की विधायिका समझ लीजिए। विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। अनुच्छेद 188 में इसका जिक्र किया गया है कि विधानमंडल यानी विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है शपथ दिलाने के लिए। तो विधानमंडल सदस्यों का कोरम यानी गणपूर्ति कितना होता है? तो ये कम से कम 10 अथवा कुल सदस्य संख्या का 1/10 जो भी अधिक हो। इतने सदस्य अगर नहीं है, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं 400 सीटें हैं, तो 1/10 कितना हो गया? 40। तो 40 सदस्य अगर उपस्थित नहीं होंगे सदन में, तो सदन का कोरम पूरा नहीं माना जाएगा, और जब कोरम पूरा नहीं माना जाएगा तो सदन की जो है बैठक नहीं हो सकती है। या फिर कुछ राज्यों में बहुत कम सीटें हैं। अब जिन राज्यों में जैसे मान लेते हैं 30 ही सीटें हैं, तो उसका तो एक 3 ही सीट होंगी, तो वो वहाँ नहीं, कम से कम 10 सीटें होनी चाहिए जो है कोरम के लिए। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ दिया है। संसद में गणपूर्ति सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग निश्चित है। संसद के लिए तो 1/10 भाग निश्चित है। देखिए हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, जबकि विधानमंडलों में 1/10 के साथ साथ 10 संख्या अवश्य होनी चाहिए, कम से कम 10 संख्या अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में सीटें कम है वहाँ 1/10 संख्या बहुत कम होगी। अतः उनमें कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति होने पर ही सदन की बैठक आहूत हो पाएगी। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ पर हमने देखा था, संसद में देखा था कि अगर दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 का सहारा लेकर संयुक्त बैठक करा सकता था, लेकिन यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद कुल 4 माह तक विधेयक को विलंबित कर सकती है। यहाँ पर 4 माह तक है, यानी 3 माह तक वो पहले 2 बार जो है विधेयक, अगर मान लेते हैं विधानसभा से पहली बार विधेयक जो है पारित होकर के विधान परिषद के लिए भेजा गया और विधान परिषद ने उस पर कुछ नहीं किया, 3 माह तक रोके रखा, तो फिर से जो है विधानसभा उसे पारित करके या यथावत जैसा था वैसे ही फिर से विधानसभा के पास भेजेगी, विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद उसे मैक्सिमम 1 माह तक ही रोक सकती है। तो दोनों मिला करके मैक्सिमम 4 माह, तो दोनों कथन सही हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ के मैं सुना देता हूँ। विधान परिषद के किसी विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वो समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर विधान परिषद को सामान्य विधेयक में भी ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। विधान परिषद अगर कोई विधेयक पारित करके विधानसभा के पास भेजती है और विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे तो वो तुरंत समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता था। परंतु यदि विधानसभा के किसी विधेयक को विधान परिषद द्वारा पहली बार में 3 माह तक रोक लिया जाता है तो दूसरी बार विधानसभा उसे पुनः विधान परिषद को भेजती है। ऐसे में विधान परिषद के पास सिर्फ 1 माह तक का समय होता है। पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह, और दोनों मिलाकर के 4 माह हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये 1956 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था। पहले 4 वर्ग थे, इनको समाप्त करके 2 वर्ग बनाए गए राज्यों के, जिनमें राज्य और केंद्र शासित, पहले ABCD 4 वर्ग में राज्यों को रखा गया था। लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो सिर्फ 2 ही प्रकार के राज्य बनाए गए, एक राज्य थे फुली और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये कौन से संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, ये ध्यान रखना। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों को 2 वर्गों में बांटा गया। राज्य जो उस समय 14 थे और यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र उस समय 6 थे, और इस समय कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, यूटीज हैं। तो ये कैसे हैं 8? वैसे तो आप लोगों को शायद 9 लग रहा होगा, लेकिन 9 नहीं है, अब 8 ही रह गए हैं। देखते हैं कैसे। अब दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को 26 जनवरी 2020 से एक ही में मिला दिया गया है। उधर तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया राज्य से ख़त्म करके, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो पहले तो 7 थे, तो 7 में 2 जोड़ने पर 9 होना चाहिए, लेकिन ये 26 जनवरी से 8 हो गए। क्यों? क्योंकि दादर नगर हवेली को दमन दीव में मिला दिया गया।
इसलिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के यूटीज में शामिल हो जाने के बाद भी कुल यूटीज की संख्या 9 ना होकर 8 ही रह गई। ठीक, ये चीज़। दिल्ली संशासित राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखिए, अब आप कहेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली ऐसा संशासित राज्य है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पुडुचेरी और दिल्ली में मुख्यमंत्री और उनके सहित मंत्रियों की सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाई पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करते हैं। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर है। संसदीय विधि द्वारा, देखिए संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया है, संसदीय विधि द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया, जिसमें अनुच्छेद 239A तथा अनुच्छेद 239AB जोड़कर दिल्ली का प्रशासक उपराज्यपाल नियुक्त, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया। उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और इनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तथा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, दिल्ली में विधानसभा 70 सीटें हैं, जिनकी कि कुल सदस्य संख्या के 10% मंत्रिपरिषद होंगी, अर्थात मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री होंगे। यहाँ पर देखिए 10%, कुल सीट का 10% रखा गया है, लेकिन राज्यों में विधानसभा का 15% तथा लोकसभा में 15% मंत्रिपरिषद के लिए आकार निश्चित किया गया है। लेकिन यूटीज में दिल्ली विधानसभा में सिर्फ 10%, तो ये 7 मंत्री सिर्फ होते हैं मुख्यमंत्री सहित। इस समय दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, तो उसमें केजरीवाल सहित 6 और मंत्री होंगे, 7 मंत्री होंगे। ठीक, वो कितना है? 10% उसका, तो 70 सीट है, 70 का 10% 7 हो गया। लेकिन विधानसभा में 15% निश्चित किया गया। जैसा उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीटें हैं, तो 403 का 15% जितना होगा, इतने यहाँ पर जो है जो मंत्री होंगे वो इतने होंगे। इसी प्रकार से लोकसभा में 15% निश्चित किया गया। ये कब से किया गया है? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया है। लास्ट प्रश्न लोग देखते हैं, जम्मू कश्मीर किस तिथि को 2 संघ शासित क्षेत्रों में घोषित हुई? अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर का हम लोग प्रावधान देख रहे हैं, ये 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, ये बहुत करंट प्रश्न है इसलिए इसको ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को घोषित कर दिया गया इस दिन। सरदार पटेल की जयंती भी थी, कौन सी? 144वीं जयंती थी इस दिन, और इसी दिन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर का दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर को राज्य से 2 संशासित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में घोषित किया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को, जिसमें पुडुचेरी की भांति जम्मू कश्मीर में संघ शासित क्षेत्र होगा। इसमें जो है विधानसभा भी होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन लद्दाख चंडीगढ़ की भांति विधानसभा वाली नहीं होगी। ठीक, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल हैं, और विधान परिषद के सभापति रमेश यादव हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों की सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।